नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जगत में। तो दोस्तों हमारी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और हमने पॉलिटी के बाद अब हिस्ट्री शुरुआत किया। हमने हिस्ट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों आने वाले सारे एग्जाम्स में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी पेट हो, चाहे यूपी टेट हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, या जो भी एग्जाम आने वाले होंगे, जीएस की संपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ से मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी और प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा हो चुका था आधा, आगे वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पिछले टॉपिक में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने की थी, उसके कौन कौन से स्थल थे। आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारा जो पहला पॉइंट आज का होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में है। लिपि मतलब स्क्रिप्चर्स के बारे में है। ये स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं कि जो भी सोसाइटीज़ होती हैं हमारी दोस्तों, वो सोसाइटीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक जो जिसे हम रिटर्न फॉर्म कहते हैं कि जो लिखित रूप से कम्युनिकेट करने के लिए जिस भी लिपि के जिस भी शैली का इस्तेमाल करती हैं उसको लिपि कहा जाता है। जैसे आज की हमारी हिंदी की अगर बात की जाए तो हम लोग किस लिपि का उपयोग करते हैं? हम लोग करते हैं देवनागरी लिपि का। हम लोग हिंदी के कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का। अच्छा, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है कि ये दाएँ से राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कि लिपि जो है वो 64 मूल चिन्हों पर आधारित होती थी। मतलब हर चिन्ह का एक स्पेसिफिक मतलब होता था। इस चिन्ह का जैसे कोई भी चिन्ह आए, उस चिन्ह का वहाँ के लोगों का उनकी इतनी समझ थी, उस चिन्ह का मतलब वो स्वयं समझ जाते थे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब इन्होंने जो है 64 मूल चिन्हों का प्रयोग करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि ये जो है लिपि जो है अभी तक अपठनीय है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको ये जो इसको एग्जैक्टली पढ़ के बता सके कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो आज तक जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, इन चिन्हों के आधार पर सब लोग व्यक्त करते हैं कि इनका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन इनको एग्जैक्टली पढ़ने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं कि इन 64 मूल चिन्हों में जो है सबसे इम्पोर्टेंट यह था कि ये कौन सी था? ये चित्रात्मक शैली थी। ये लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। इनकी चित्रात्मक शैली थी जो कि अभी तक अपठनीय है दोस्तों। हमारा सेकंड पॉइंट है, यह लिपि कब खोजी गई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह लिपि 1853 में खोजी गई थी। सबसे पहले जो मिला था 1853 में मिला था और 1923 आते आते यह लिपि पूर्णतः प्रकाश में आ चुकी थी और इसी के आधार पर इसको कहा गया। और जब पूरी लिपि प्रकाश में आ गई तो इसी के आधार पर जब इसको कोई पढ़ा नहीं तो इसको अपठनीय लिपि के श्रेणी में डाल दिया गया था। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक पिक्टोग्राफिक लिपि है। कोई लिपि पिक्टोग्राफिक क्या होता है? अगर हम बात करें पिक्टोग्राफिक, अगर पिक्टोग्राफिक लिपि की बात करें दोस्तों, तो पिक्टोग्राफिक का मतलब है कि चित्रात्मक, जैसे चित्र के आकार में, ठीक है। जैसे हम अगर आज के अपने ट्रैफिक नियमों की बात करें तो अगर ट्रैफिक नियम है, अगर आगे जाके पिछले बार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये चित्र आता है तो ये चित्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आगे जाके जो मार्ग है वो सकरा होने वाला है, तो पूरा स्टेटमेंट न लिख के ये चित्र बना दिया जाता है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया था। जो उस समकालीन जो लोग थे वो इन चित्रों के हिसाब से समझ जाते थे कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो पिक्टोग्राफ अगर पूछा जाए, अगर किसी एग्जाम में प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, पठनीय, अपठनीय, चित्रात्मक या अचित्रात्मक, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों चित्रात्मक होना चाहिए। चित्रात्मक होता है। अगर इसी का इंग्लिश नाम पूछा जाए तो इसका नाम होता है पिक्टोग्राफ या चित्रात्मकता अगर पूछा जाए तो इसको नाम होता है पिक्टोग्राफिक। और इसकी विशेषता क्या होती थी दोस्तों? ये हमेशा ये भी इसकी जो लेफ़्ट से दाएं से ये भी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, ठीक है। अगर देवनागरी की बात करें तो हम माफ़ करिएगा, यहाँ लेफ़्ट टू राइट होता है। हम लोग बाएं से शुरू करते हैं और दाएं तक लिखते जाते हैं। हमारा जो ये लिखने का तरीका ये आज की हमारी देवनागरी हिंदी का है, लेफ़्ट टू राइट होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया है कि वो राइट टू लेफ़्ट आते थे, जस्ट अपोजिट आते थे। और यहाँ अगर बात की जाए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में जो चित्रात्मकता यूज़ की गई थी उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के चिन्ह मिले थे? तो उसमें सबसे ज़्यादा चिन्ह मिले थे दोस्तों यू आकार के मिले थे और मछली के आकार के मिले थे। ये दो चिन्ह ऐसे थे जो बहुतायत में मिले थे। मछली का आकार और यू आकार एक ऐसा चिन्ह था जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें
बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अगली जो विशेषता थी। सबसे पहली कौन सी विशेषता है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों किसी भी समाज में अगर देखा जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति देख के वहाँ के लोगों की मनोदशा का हमें पता चलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो वहाँ के सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मतलब स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की दशा जो है बेहतर थी। स्त्रियों की दशा बेहतर थी। अगर बात की जाए हमारा वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो इनसे बेहतर स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की थी। लोग मातृ देवी की, हाँ, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। और इनका समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। और ये दूसरा पॉइंट हमारा है कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिलते थे, कौन कौन से लोग मिलते थे। तो इसमें पुरोहित वर्ग होगा जो संभवतः ब्राह्मणों का था, और योद्धा मिलते थे जो संभवतः सूचित करता है क्षत्रियों को, व्यापारी वर्ग सूचित करता है वैश्यों को, और श्रमिक वर्ग सूचित करता है शूद्रों के हिसाब से। हाँ, उस समय तक कैसा ऐसे कोई वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर, जातिवाद के ऐसे कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। लेकिन ये 4 वर्ग हुआ करते थे वहाँ जो लोग अपना अपना काम संपादित करते थे। उसमें कौन कौन से थे? पुरोहित होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारिक होते थे और श्रमिक होते थे। इन सबका काम था पूजा संपन्न कराना, जो भी करना लोग। लेकिन उस समय कर्मकांड नहीं हुआ करते थे। आपको ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कर्मकांडों का अभाव था। और उस आधार पर कहते पुरोहितों का वो स्तर नहीं था जो कि हमारे उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में जो आके हुआ था, वो स्तर नहीं मिलता था। लोग योद्धा होते थे जो उनके कबीलों की रक्षा करते थे या एक दूसरे के लिए सम्मान में खड़े होते थे, वो योद्धा वर्ग होता था। व्यापारी वर्ग जो कि माप तोल करता था। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हमने आपको पहले बताया था कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इस नगरीय सभ्यता के हिसाब से इसको व्यापारी वर्ग का यहाँ पे काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। और चौथा वर्ग जो हमारा था वो श्रमिक वर्ग हुआ करता था। और हमारा जो, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा स्त्री एवं पुरुष जो होते हैं वो दोनों आभूषण धारण करते थे, दोनों आभूषण धारण करते थे। लेकिन वो आभूषण आज के जैसे नहीं होते थे। उन आभूषणों में किसी को जैसे निष्क कहा जाता था, जो कि आगे चल के मुद्रा एवं व्यापार की, ये व्यापार का एक यूनिट बन गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्त्री और पुरुषों में आभूषण का अभाव था। जो नृत्य कर सकते थे, कि चौपट का खेल हुआ करता था। खेल की अगर बात की जाए तो चौपट काफ़ी फेमस खेल हुआ करता था उस समय का। और नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट में लोग, उस समय के जो लोग थे वो माप तौल, गणित, धातु निर्माण, ग्रह नक्षत्र विज्ञान इत्यादि से उनका परिचय था। सोचिए 2500 ईसा पूर्व पहले वो लोग कैसे हुआ करते थे कि उनका माप तौल की इकाई दोस्तों अलग हो सकती है, उनकी व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का अनुभव हुआ करता था। तो उनमें माप तौल था, गणित था, धातु निर्माण था, ग्रह नक्षत्र था, इत्यादि चीज़ों से वो परिचित हुआ करते थे। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि संभवतः दास प्रथा का पाया जाना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इसका लक्षण पाया जाता है। और इसको सबसे पहले इसको दिया था व्हीलर ने दिया था। व्हीलर ने क्या किया था? सबसे पहले पाया कि दास प्रथा का, उन्होंने बताया कि दास प्रथा वहाँ पाई जाती। तो किस आधार पर कहा था? ये जो श्रमिक वर्ग था, इस श्रमिक वर्ग के आधार पर इन्होंने इसको, श्रमिक वर्ग को इन्होंने दास प्रथा, इनको दासों की तरह जो ट्रीट किया जाता है, इसलिए उनको, लेकिन ये कोई साक्ष्य नहीं है इस बात का, ये इनका एक अनुमान है जो कि सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि श्रमिक वर्ग को उन्होंने दासों के श्रेणी में डाल दिया था। लेकिन ऐसा कोई लिखित प्रमाण इनका नहीं मिलता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के और आगे कौन कौन सी विशेषताएँ थी। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। अगर आर्थिक जीवन की बात की जाए दोस्तों, तभी तक हमने देखा कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी लिपि कैसी थी। तो आइए देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। अगर आर्थिकी की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इनका जो मेन काम था, जो जिसके ऊपर ये आश्रित थे, ये इनका व्यापार हुआ करता था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हमने आपको बताया कि एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरों में, चूँकि आज के नगर की अगर उदाहरण ले लिया जाए तो कृषि का रोल कम हो जाता है, तथा इसमें व्यापार बढ़ जाता है। तो यहाँ भी यही हिसाब था कि इनके मिस्र के साथ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ, उस समय के मिस्र मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार वहाँ तक फैला हुआ था। अगर इन व्यापार की बात की जाए तो ये 2 प्रमुख जो बंदरगाह स्थल थे, लोथल एवं रंगपुर।
जैसा कि हमने आपको बताया था, लोथल के बारे में बताया था कि ये अहमदनगर गुजरात में है, अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर। अगर लोथल की बात की जाए दोस्तों, तो लोथल जो है ये अहमदाबाद में है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर ये बंदरगाह हुआ करता था और ये आगे चल के फिर समुद्र में मिलता था। और इसी के थ्रू जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक ये व्यापार करते थे। और इनके जो प्रमुख, जो इनका तीसरा कारण था इनकी आर्थिक जगत में, वो इनकी आर्थिकी का प्रमुख कारण कृषि था। अगर कृषि की बात की जाए दोस्तों, तो कृषि के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, जो इनका प्रमुख खाद्यान्न था वो था गेहूँ था एवं जौ था। इसका ये प्रमुख रूप से इनकी खेती करते थे, तथा कहीं कहीं इनके चावल के भी अवशेष मिलते हैं इनमें। तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन चावल के अवशेष कम मिले हैं दोस्तों, इसलिए कहा जा सकता है कि इनकी जो प्रमुख कृषि थी और उसके सोर्स क्या था, गेहूं और जौ था। उस समय कृषि उन्नत हुआ करती थी, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ लकड़ी के हल भी मिले हैं तथा जुते हुए खेत मिले थे। तो इस तरह का अलग अलग पुरातात्विक स्थलों पे अलग अलग जो चीज़ें मिलती थी। जो स्थल नदी के जो था बंदरगाहों के आसपास थे, वहाँ व्यापार काफ़ी उन्नत हुआ करता था, तथा जो नदियों के किनारे जो स्थल मौजूद थे, जहाँ की मिट्टी जो है उर्वरा थी, वहाँ पे इनको कृषि में भी काफ़ी उन्नति में हुई थी। और अगला था, तो कृषि के साथ साथ ये क्या काम करते थे, ये पशुपालन भी करते थे। जैसे कि ये बकरी थी, हाथी था या बैल था, जो भी था, इनका एक तो जो बैल वगैरह का इनका उपयोग एक तो ये खाने पीने में करते थे, तथा इनसे ये कृषि के कार्य भी लिया करते थे। अगर बात की जाए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का उन्नत व्यापार किस चीज़ से था, तो अभी हमने बताया कि ये नेविगेशन से परिचित थे, ये धातु निर्माण से परिचित थे, तथा कई चीज़ों पर परिचित थे जिसका उपयोग ये अपने ज्ञान का अपने आर्थिकी में अपने डेली यूज़ में करते थे। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत शिखर पे था, और जो कि समय के साथ साथ इस पे डेंट लगा, और ताकि समय के साथ ये चीज़ें विलुप्त होती चली गई। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट, इनका धार्मिक जीवन किस प्रकार हुआ करता था। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना आखिरी पॉइंट आज का सिंधु घाटी सभ्यता का, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का होता था। अगर इनके धार्मिक जीवन की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले इनको देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर के जो तीन रूप होते हैं, इन तीनों रूपों की पूजा किया करते थे। जैसे मानव, वृक्ष एवं पशु। मानव की बात की जाए तो वो भगवान को एक मानव सदृश मान के उनकी पूजा करते थे। वृक्ष या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है प्रकृति पूजक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मेजॉरिटी जो थी वो प्रकृति पूजकों की थी। वो इस प्रकार के लोग वो जैसे सूर्य को, पृथ्वी को या वृक्षों को इसकी पूजा किया करते थे। एवं पशु, कुछ जगह जैसे एक सींग वाले गेंडे का, एक सींग वाला गेंडा, ये एक सींग वाला गेंडा एक पवित्र जानवर माना गया है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि एक सिक्के पे इसकी जो मूर्तियाँ बनी हुई, इसलिए इसको ये लोग पवित्र माना करते थे। हो सकता है इसकी पूजा करते हो। अगर दूसरे पॉइंट बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तंत्र मंत्र एवं जादू टोने में इनका विश्वास था। क्योंकि शिक्षा इतनी थी नहीं, सब लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो किसी चीज़ को ये लोग अतिशयोक्ति बनाकर भी प्रकट करते थे। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि तंत्र मंत्र एवं जादू टोने के होने का भी प्रमाण मिला है। तीसरा है मातृ देवी की पूजा। ये लोग जैसे लिंग पूजा की इत्यादि, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए लिंग पूजा का अवशेष भी कहीं कहीं मिले हैं, तो इसकी मातृ देवी की पूजा भी इनसे एसोसिएट की जाती है। चौथा है मूर्ति पूजा का आरंभ। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो कहीं कहीं जैसे एक सींग वाला गेंडा है, या एक कुबड़ वाला बैल है, ये कुबड़ वाला बैल है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी ये लोग चित्र मिले हैं। तो हो सकता है कि इसकी मूर्तियाँ भी रही हुई, इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। और इसका आखिरी पॉइंट है उर्वरा की देवी की पूजा। खनन में दोस्तों एक चीज़ मिली है इनके कि एक स्त्री के गर्भ से एक विशाल वृक्ष की मूर्ति मिली है। एक विशाल वृक्ष की मूर्ति मिली है दोस्तों, कि एक स्त्री के गर्भ से एक विशाल वृक्ष निकल रहा है, और जिसको ये इंडिकेट करता है कि ये उर्वरा की देवी, मतलब ये धरती पे कोई एक ऐसी देवी है जो धरती को ये शक्ति देती है कि कोई किसी चीज़ का बीज जो है उसमें गर्भ से निकल के एक वृक्ष के रूप में बाहर आ सकता है, और इसी को उर्वरा की देवी कहा गया है। और इसकी पूजा ये लोग किया करते थे।
तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक छोटा सा हमारा सब पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता विलुप्त हो गई। यहाँ तक आपने देखा कि उनका सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था। एक छोटा सा पॉइंट है कि इनकी इसका पतन कैसे हुआ। लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सो सबसे इसका ऑथेंटिक रीजन माना जाता है वो सिंधु नदी के किनारे था। और सिंधु नदी हो सकता है कि अपने जो पथ परिवर्तन होता है, नदियाँ कभी एक सीधे पथ में नहीं बढ़ती हैं, वो समय के साथ 100-200 साल या 50 साल के बाद अपना पथ परिवर्तित करती हैं। तो उसी के परिवर्तन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और दूसरा माना जाता है कि बाढ़, सूखा इत्यादि चीज़ें या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना या ये कुछ जो है इतिहासकार इसके फेवर में कोई प्राकृतिक दुर्घटना जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि चीज़ें, कुछ लोग मानते हैं जैसे आर्यों का आक्रमण। अगला पॉइंट हम लोग जब पढ़ेंगे वैदिक काल तो उसमें आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। वो बताया कि आर्य लोग जब भारत आए या जब इस प्रदेश में आए हमारे से, तो उन्होंने ही इनको मार के इनकी जगह पे कब्जा कर लिया और इसी की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दोस्तों नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी इतिहासकार या है जो खुदाई में जो चीज़ प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर कल्पना की जा सकती है। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं कि एक प्राकृतिक दुर्घटना, एक होता है आर्यों के आक्रमण से या उनकी जो क्षति हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग कुछ दिन में अपना क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करने चल रहे हैं कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर एक व्यवस्थित 10 या 20 क्वेश्चंस का एक सेट बना के जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।